So, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, एसी काम नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ है? आ रही है कुछ हवा आ रही है? हैं? आ रही है, ठीक है। हैं? अब आप लोग कुछ जोशीला इंसान ज़्यादा हो। चले। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, हाँ, कल अपन ने डिस्कस किया। जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे, कहाँ पर? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में तो कंपनी उसी दिन इश्यू कर रही है, उसलिए कोई ब्याज का झमेला नहीं होगा। बट सेकेंडरी मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदने जाओगे, आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा तो देना ही देना है, साथ में उस दिन तक का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा। और अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का देना पड़ेगा? ठीक है, बेचने वाला कहाँ तक का वसूल करेगा? जिस दिन बेच रहा है। कहाँ से लेगा? लास्ट कंपनी से उस दिन उसको वापस कब मिला हुआ था, तो लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ सेल, कुछ भी समझ लीजिए। तो खरीदते वक्त हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा भी देना पड़ेगा, और बेचते वक्त ब्याज भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा भी मिलेगा। एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, टैक्सेस, जो कुछ भी है खरीदते वक्त पे करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बेचते वक्त भी पे करना पड़ेगा, इसलिए सेल प्रोसीड्स में से माइनस हो जाएगा। ओके, हाँ, किताब आ गई है सबके पास? चलिए देखिए, थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, AS13, हाँ मैंने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, डिफाइंस इन्वेस्टमेंट एज असेट held by an enterprise for earning income in form of interest, dividend, rent or capital appreciation, and it includes investment property। मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। आप कहेंगे प्रॉपर्टी में एक तो हम बिल्डिंग में पैसा लगा रहे हैं ताकि वहाँ शोरूम लगा सकें, फैक्ट्री लगा सकें, तो वो क्या होगी? तो सुनिए ध्यान से, अगर आपने किसी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है टू रन योर बिजनेस, तो वो आपका फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। पर आपने सिर्फ किराया कमाने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी अलग अलग हेडिंग में होगा। मैं अब देखिए, बैलेंस शीट की जब भी बात करता हूँ, आप अपने वो पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म वाली बैलेंस शीट याद न रखो, हमेशा शेड्यूल 3 कंपनी वाली। हाँ, और हमेशा कंपनी वाली बैलेंस शीट अगर दिमाग में नहीं भी आ रही हो तो अगला चैप्टर अपना फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है। ओके, पेज नंबर 17, ठीक है, बैलेंस शीट दिख गई है। तो उसमें आप देखेंगे एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट में पॉइंट ए का फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और उसके बाद बी पार्ट क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में सबसे पहला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं वो पेज 17 बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी क्या करो, हर रोज़ सुबह सुबह एक बार ये बैलेंस शीट को नज़रों से निहारते रहो, तो थोड़ी सी उसकी छवि दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि रोज़ रोज़ काम यही आनी है। अगले 5-6 चैप्टर, अदर इस चैप्टर के बाद अगले सारे चैप्टर कंपनी वाले ही हैं। और कंपनी का कोई भी चैप्टर आएगा उसमें ये समझ लो लास्ट ऑफर तो रहेगा ही कि चलो चलते चलते एक बैलेंस शीट बनाते चले जाओ। चाहे वो फाइनल अकाउंट्स के बाद वाले चैप्टर भी करेंगे ना, तो इसलिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को याद रहना ही चाहिए। पर पॉइंट इज, हाँ, इस चैप्टर में वापस आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो बैलेंस शीट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट के नेचर में लगाया है तो वो इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में आएगा। कौन से में? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने वो ज़मीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन्स, सॉरी ये ज़मीन खरीदी है, बिल्डिंग बनाई है बिज़नेस करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में आता है। उसी तरह से एक चीज़ और सुनिएगा, मेरा बिज़नेस यही है, रोज़ शेयर खरीदना बेचना, डिबेंचर खरीदना बेचना। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो उसी का बिज़नेस करना है। तो वो शेयर्स, डिबेंचर्स जो मैंने मेरे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव से ख़रीदे हुए हैं, लिसन केयरफुली, वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, वो स्टॉक है।
किसी का बिजनेस है ज़मीनें खरीदने बेचना, तो उसके लिए ज़मीनें भी क्या है, इन्वेंट्री है। बिल्डर है, फ्लैट बना बना के बेचता है, तो उसके लिए वो फ्लैट्स भी क्या है, इन्वेंट्री है। कार का डीलर है, कारें बेचता है, उसके लिए कार क्या है, इन्वेंट्री है। पर मैंने कार खरीदी, मेरे लिए वही कार क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गई। ओके, तो बी वेरी क्लियर, एक चीज़ किसी के लिए इन्वेंट्री है तो किसी के लिए फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, अब सबसे ख़ास बात, मेरा बिजनेस यही है, रोज शेयर खरीदना बेचना। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कुछ शेयर्स तो स्टॉक इन ट्रेड हैं और कुछ मैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी करके रखता हूँ? कह सकते हो। या तो ये या वो, दोनों हो सकते हैं। कार का डीलर एक कार खुद के लिए भी रखता है, ठीक है, तो उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट हो गई, समझिए। ओके, ज़मीन का जो बिज़नेस करता है, एक आध ज़मीन है खुद के लिए भी, बिल्डिंग खुद के लिए भी, तो उसके लिए वही चीज़ क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट भी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा किसी एक्सपर्ट का बिज़नेस है तो उससे रिलेटेड सब चीज़ें इन्वेंट्री होगी। तो अब समझिए, मेरे शेयर्स का बिज़नेस है, रोज़ शेयर खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो जो बेचने खरीदने के लिए रखे हैं वो तो क्या हो गया, इन्वेंट्री। जो मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है वो मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। एक ही कंपनी के शेयर हो सकते हैं क्या, कि रिलायंस के 1000 शेयर तो हैं इन्वेंट्री में, 250 शेयर है इन्वेस्टमेंट में, हो सकते हैं सर। और उसमें भी कुछ करंट है कुछ नॉन करंट, लॉन्ग टर्म और करंट वाला पंगा भी तो आएगा ना आगे चल के, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आप कहेंगे फिर ये पता कौन लगाएगा, पता तो खरीदने वाला ही बोलेगा, मतलब मैं ही बोलूँगा, ये नहीं आप पता लगा लोगे, रुको। ठीक है, क्योंकि मेरे मन की बात तो मुझे मालूम है। तो आई हैव टू शो एंड प्रेजेंट कि ये वाले मैंने ट्रेडिंग के लिए ख़रीदे हैं, मतलब स्टॉक, ये वाले लॉन्ग टर्म के लिए, ये वाले शॉर्ट टर्म के लिए। अब सुनो, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इंस्टीट्यूट के। एक है AS2 जो इन्वेंट्रीज को डील करता है, एक है AS10 जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स को डील करता है, और एक है AS13 जो इन्वेस्टमेंट्स को डील करता है। अब तीनों का इंटर रिलेशनशिप, तीनों एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। कैसे, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है ज़मीनों में, बिल्डिंग्स में, तो कौन सा AS लगना चाहिए, AS13, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट्स के नेचर का। अब AS13 कहता है यस मोस्ट वेलकम, आप बैलेंस शीट में हमारे साथ ही रहोगे। बट AS13 कहता है आपकी लैंड की कॉस्ट निकालनी है, आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है, उस पर डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग है तो डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए काम करो, हम इतना आपको नहीं बता पाएंगे, आप AS10 वाले के जाके पूछ लेना, वो सब बता देगा। मतलब रहना आपको यहीं है, पर गाइडेंस किसकी लेनी पड़ेगी, AS10 की। मतलब बिल्डिंग की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो AS13 कहता है हम नहीं बोलेंगे, आप कहाँ जा कर के देख के आ जाओ, AS10। वहाँ पे जो हमने फिक्स्ड एसेट के लिए रूल बनाया हुआ है वही रूल आप पे भी क्या होगा, लागू होगा। अब तो आप कहेंगे फिर ये किसके लिए रूल बने हुए हैं यहाँ पर, वो शेयर्स डिबेंचर्स के लिए, क्यों अपने कल बार डिस्कशन भी किस पे था, सारा डिबेंचर्स और उनके लिए ही था। तो AS13 जो है वो सारा जो कवर करता है, वो किसको कवर करता है, शेयर्स डिबेंचर्स, ये वाले इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, उनकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, सेल प्राइस कैसे निकालनी है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट, बट उसके मेजरमेंट के लिए, उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, वो सारे रूल्स के लिए किसको रेफ़र करना पड़ेगा, AS10 को। सिमिलरली अगर मेरे शेयर्स का बिजनेस है, ओके, तो आप कहेंगे इन्वेंट्री हो गया, जाओ AS2 में। AS2 कहता है अच्छा आपके शेयर्स डिबेंचर्स का स्टॉक है क्या, हाँ, तो ठीक है, बैलेंस शीट में आपको जगह कहाँ मिलेगी, इन्वेंट्री में। बट उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन, उसके प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन के लिए AS2 कहता है हमसे मत पूछो, आप किसकी हेल्प लेके आ जाओ, AS13 की।
आप कहेंगे AS2 को क्या तकलीफ़ हो रही थी, तो होता है ना रिपीटेशन होता है अननेसेसरी, वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है, वही चीज़ यहाँ पे बोलें, तो बार बार ऐसा क्यों किया जाए। आप वो सीधा कहता है रेफर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप कहेंगे फिर AS2 किसको कवर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर लोग भी तो होते हैं जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। जो ट्रेडर्स हैं, जो शेयर्स डिबेंचर्स के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, वैल्यूएशन करना है, वो AS2 में कवर्ड है। पर शेयर्स डिबेंचर्स जो स्टॉक के फॉर्म में हैं, उसका वैल्यूएशन किसकी हेल्प से करना पड़ेगा, AS13 की हेल्प से। ओके, मतलब सब इधर उधर हेल्प लेते हैं कि एक ही चीज़ दो जगह रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब मान लो जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया, अब आपको उसका सोल्यूशन नहीं आता है, तो अब आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, छोड़ दो, जितना आता है उतना लिख दो, और कुछ भी लिखो, दुरपट में कुछ भी लिख दो, लास्ट में करोगे बस। हाँ, मतलब ये सही बातें भी बोलो, आगे पीछे वाले से पूछ भी लेंगे। ठीक है, क्या चांस मिले तो छोड़ोगे क्या। हाँ ठीक है, ये मैं, हाँ ये मत कहना सर ने कहा था चीटिंग कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब उसमें भी मान लीजिए आपने कहा ठीक है, सामने वाले ने कहा ये ले भाई देख के लिख ले। ठीक है, अब आपने कहा यार इतना कौन लिखे। ठीक है, तो आपने उसमें लिख दिया रेफर रोल नंबर दिस। ठीक है कि भाई उसी रोल नंबर को देख ले, वहाँ सब लिखा हुआ है, मैं भी वही वापस लिखूँगा, क्या फ़ायदा। तो इंस्टीट्यूट ने वो टेक्नोलॉजी काम ली है, रेफ़र अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर दिस, कि बार बार उसको कॉपी पेस्ट क्या करें। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, रेफ़र PP, आपके पास शेयर्स डिबेंचर स्टॉक के फॉर्म में है, ये AS कहता है रेफ़र दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अब आप कहेंगे इस AS में इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म। देखिए AS ने तो नाम लॉन्ग टर्म दिया है, आपको ये नॉन करंट क्यों नहीं दिया। तो ये AS पिछली सदी में इशू हुआ था, पिछली सदी मतलब 2000, क्या हुआ, किसको, गौरव सांकला, क्या हो गया, कोई मिलना है, अच्छा हाँ। सो अंडरस्टैंड, अब वो पिछली सदी में 2000 से पहले का AS है, उस वक्त क्लासिफिकेशन का नाम होता था करंट और लॉन्ग टर्म। अब वो शेड्यूल 3 ने लॉन्ग टर्म वर्ड हटा के क्या कर दिया, नॉन करंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इज एज गुड एज नॉन करंट। अब आपने कहा मेरे शेयर्स डिबेंचर स्टॉक के फॉर्म में हैं, तो मैं कौन से वाले रूल को देखूं, करंट वालों को या लॉन्ग टर्म वालों को। तो AS2 ने बोला आप यहाँ आइए, करंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने रूल्स बना रखे हैं वो शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड के लिए काम आ जाएंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो मीनिंग पढ़ लिया, नोट क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स आर मेजर्ड, यानी कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किसके हिसाब से होगा, एज पर AS नंबर 10। नोट वापस दूसरा वाला, शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर मेजर्ड एज पर AS 13 ब्रैकेट में सिमिलर टू करंट इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज AS2 एक्सक्लूड्स सच इन्वेंट्रीज। हर AS में कुछ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स होते हैं कि ये AS इसको कवर करता है, इसको कवर नहीं करता है। वहाँ AS2 ने कह रखा है कि शेयर्स डिबेंचर्स आर नॉट कवर्ड बाय दिस AS, उसके लिए आप कौन से AS को जा कर के देखें, AS2 को, सॉरी 13 को। नाउ क्लासिफिकेशन, AS 13 क्लासीफाइज इन्वेस्टमेंट्स इन 2 कैटेगरीज, कौन सा, करंट और लॉन्ग टर्म। अब करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं आपके हिसाब से। करंट का मतलब विद इन 12 मंथ्स, विद इन ईयर, अच्छा फिनेंशियल ईयर, 12 महीने भी नहीं, अगर नहीं, अगर मान लीजिए मैंने 29 मार्च को ख़रीदा तो 31 मार्च से पहले पहले बेचना पड़ेगा।
12 महीने सर, कोई भी ईयर जिस डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज से जो 12 महीने के अंदर बेच दिए जाएंगे वो करंट है, और जो 12 महीने से ज़्यादा रख लेंगे वो नॉन करंट है। सही है? 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। हाँ ना, कुछ बोलो सही भाई, आपने जो भी करंट नॉन करंट सुना है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने आज इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो करंट है कि नॉन करंट है वो कब पता चलेगा? 12 महीने बाद पता चलेगा। आज ही पता चल जाएगा। आज कैसे पता चलेगा मैं कब बेचूंगा? इंटेंशन से। नेचर कैसे? शेयर की कोई ड्यू डेट नहीं, अपन तो इस चैप्टर के हिसाब से बात करें। हाँ जी। बाकी इन्वेंट्रीज तो बाय डिफ़ॉल्ट करंट ही होती है। अपन शेयर डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर मेरे पास शेयर मैंने आज खरीदे तो लॉन्ग टर्म है कि करंट है, 1 साल बीतने पे पता चलेगा या पहले से डिसाइडेड रहेगा? पहले से ही 1 साल, मतलब 1 साल कंप्लीट होने पे उस दिन पता चलेगा? उससे पहले पहले पता चलेगा? अरे मान नोट वोट नहीं भाई, आप तो कॉपी में नोट लगा के आ जाओगे, 200 का 2000 का, भाई नंबर दे देना। ठीक है? और नोट मैं भी खूब लगाऊंगा, और ये क्या कि ये नोट अगर नहीं लगाया तो आपके नोट एक्चुअल वाले लग जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, माय क्वेश्चन इज, अगर हम ये कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर बेच दिए जाएंगे वो करंट है, बात मान ली आपकी, तो उसके हिसाब से तो कब पता चलेगा? 1 साल पूरा होने पे। भाई वो जो बेच दिए वो करंट में, जो नहीं बेच पाए वो नॉन करंट में। सिर्फ इंटेंशन से पहले ही दिन ठप्पा लगा दें उस पर करंट है कि नॉन करंट है, या 1 साल वेट करें? चलिए, अब मैंने 15 मार्च 2023 को कुछ शेयर्स खरीदे या डिबेंचर्स खरीदे। ठीक है? अब ये करंट है कि नॉन करंट है, आप कहेंगे अगले 1 साल में पता चल जाएगा। अगर ये 15 मार्च 24 तक मेरे पास रहते हैं तो नॉन करंट लॉन्ग टर्म, और उससे पहले पहले बेच देता हूँ तो करंट। चलिए, मान ली आपकी बात। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है? 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट में इसको किधर डालूं? करंट में डालूं या नॉन करंट में डालूं? है जी? करंट में डाल दूं, फिर अगले साल नहीं बिकेगा तो उठा के उसको नॉन करंट में डाल दूंगा। देखो जी, ऐसा नहीं होता। जिस दिन खरीदा, सुनिएगा ध्यान से, उस दिन आपसे पूछा जाएगा कि इन शेयर डिबेंचर पे कौन सा ठप्पा लगाएं, करंट वाला या नॉन करंट वाला। तो आपने जिस दिन खरीदा आपने कह दिया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर सील लगा दी लॉन्ग टर्म। भले अभी खरीदे हुए 15 दिन ही हुए हैं, बैलेंस शीट में वो कहाँ पर आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। और जिस दिन खरीदा आपने कह दिया ये करंट इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा? करंट में। मतलब हमारा इंटेंशन क्या है? ऑन डेट ऑफ परचेज दैट विल डिफाइन इट एज करंट वर्सेस नॉन करंट। अच्छा, अब आपके एक सब्जेक्ट और है, इनकम टैक्स। क्लियर? इनकम टैक्स और अकाउंट्स में कई सारे मैटर्स पर डिस्प्यूट रहता है। इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कब होता है? जब 12 महीने तक रख लो, उससे पहले पहले बेच दो तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। ओके, और 12 महीने ज़्यादा रख लिया तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। अकाउंट्स इससे नहीं चलता है। अकाउंट्स कहता है जिन शेयर्स डिबेंचर्स को आपने ख़रीदा ये सोच के कि विद इन 12 मंथ्स बेच देंगे, वो करंट है। भले ही आप 10 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हो और बिक नहीं रहे हैं, भले उनके भाव में कोई करंट नहीं है, तो भी वो करंट रहेंगे। क्लियर? और जिसको आपने कह दिया लॉन्ग टर्म रखने हैं, ज़िंदगी भर नहीं बेचूंगा, बहुत समय तक रखूंगा, 10 साल तक रखूंगा, और वायु 10 दिन बाद ही बेच दिए, ठीक है, तो भी वो अकाउंट्स में नॉन करंट रहेगा। भाई आपने 15 मार्च को ख़रीदे और 1 महीने बाद 15 अप्रैल को बेच दिए, जबकि खरीदते वक्त ठप्पा क्या लगाया था? नॉन करंट। तो 31 मार्च को किस में आएगा? नॉन करंट। और भले ही बाद में बेच दिए, डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस।
हाँ, एएस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर और कवर्ड है कि मान लीजिए आपने खरीदते वक्त ठप्पा लगा दिया करंट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में आ गया करंट में, थोड़े टाइम बाद 4 महीने बाद आपका मूड चेंज हो गया, नहीं नहीं अब ये शेयर बेचने लायक नहीं है, इनको तो रखना ही चाहिए। आपने कहा मैं वो ठप्पा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, करंट के बजाय कौन सा लगाना चाहता हूँ, नॉन करंट। तो एएस परमिट्स रिक्लासिफिकेशन। क्या आप करंट से नॉन करंट में आ सकते हो, नॉन करंट से करंट में भी जा सकते हो, बट द पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज मैंने जिस दिन खरीदा मुझे उस दिन क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो करंट है या नॉन करंट है, और जो क्लासिफिकेशन आपने कर दिया वो मेरे बैलेंस शीट में हेडिंग में काम आएगा। इसका मतलब क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो बैलेंस शीट की हेडिंग कहाँ पर आएगा। अच्छा, खरीदते बेचते वक्त करंट हो नॉन करंट हो कोई फ़र्क नहीं है, उनकी कॉस्ट की कैलकुलेशन, उनकी सेल प्राइस, उनका प्रॉफिट लॉस सब वैसे ही होता है, कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क और आता है, एक तो बैलेंस शीट में करंट में आएगा नॉन करंट में, दूसरा उनके वैल्यूएशन रूल्स। 31 मार्च को जब हम कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस की बात करते हैं, करंट के लिए थोड़ा रूल अलग है और नॉन करंट के लिए रूल अलग है। ओके, इसका मतलब इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो करंट है या नॉन करंट है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। AS13 क्लासिफाइज इन्वेस्टमेंट्स इन 2 कैटेगरीज। कौन सा, पहला करंट, दूसरा लॉन्ग टर्म। करंट के लिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स विच हैव बीन एक्वायर्ड विथ अ इंटेंशन, अंडरलाइन करिएगा, हाँ, सो अटेंशन अंडरलाइन इंटेंशन, ठीक है। हाँ, तो विद द इंटेंशन क्या, टू डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ्स। कहाँ से, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ इंटेंशन चाहिए। तो होता है ना, आपने कहा बस ये शेयर खरीदें, बस जैसे ही अपने 5% बढ़ जाएगा बेच दूंगा, और इच्छा यही आता बेचना ही है, इसका मतलब इंटेंशन क्या था, करंट। अब वो 5% बढ़ने में 50 साल लग गए, इंटेंशन यही है बस कैसे ही भाव आए मैं तो बेचूं इसको, वो भाव ही नहीं आ रहे हैं, मार्केट प्राइस ही ऊपर नहीं आ रहे, इसके चक्कर में आपके पड़ा है, भले ही वो 4 साल हो गए 5 साल हो गए, आपका इंटेंशन ये है बस इसको तो मुझे इमीडिएटली क्या करना है, बेचना है, वो करंट में रहेगा। हाँ, और नॉन करंट की डेफिनेशन, अच्छा देखिए कानून में हमेशा फिक्स होता है, जब दो चीज़ों को ही डिफ़ाइन करना होता है, एक को डिफ़ाइन कर देते हैं, दूसरा कि ये जो नहीं है वो, ठीक है। मैं जैसे आपको भी अगर 2 जनों को डिफ़ाइन करना हो ना, जैसे 2 जन हैं, ठीक है, एक अच्छा बच्चा है एक बदमाश है, बदमाश वाले को कभी डिफ़ाइन नहीं करने का, ये अच्छा है। बस अच्छे वाले कहना है तू बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब हो गया मैं अपने मुंह से ख़राब क्यों बोलना, ठीक है, जो अच्छा है उसको डिफ़ाइन कर दो, तो बाकी का जो दूसरा बचा है वो अपने आप कह देगा बैलेंसिंग फिगर में हूँ। ओके, सो नाउ द पॉइंट हियर इज दैट करंट इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन किया है, इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ्स, हाँ, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, सपोज बहुत सिंपल सा एग्जांपल, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे जिसका रिडम्पशन 5 साल बाद होगा, कंपनी ने कहा 5 साल बाद अब रिडीम करेंगे, और आपने भी कहा मैं इसको बाजार में नहीं बेचूंगा, कंपनी रिडीम करेगी तब अपने आप रिडीम हो जाएगा। अब अगर कंपनी रिडीम करेगी तब रिडीम करवाऊंगा, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5 साल रखूंगा तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन वो कब बिकेगा, 5 साल बाद, यानी कि वो क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। अच्छा, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे जिसका रिडम्पशन 3 महीने बाद होने वाला है, और आप कहते हो मैं तो इसको बस हमेशा रखने वाला हूँ हाँ, कंपनी नहीं रखने देगी, आप कहाँ से रखोगे, तो वो कंपल्सरीली क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। अच्छा, इक्विटी शेयर्स में तो रिडम्पशन की डेट ही नहीं होती, तो आप कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फिर तो लॉन्ग टर्म हो गया। नो, अगर लिस्टेड है और मेरी इच्छा है कि बस थोड़े दिन में 10% भाव बढ़ेगा, 5% भाव बढ़ेगा, मैं तो आतात बेच दूंगा, तो वो शेयर्स किस में आएंगे, शॉर्ट टर्म, करंट। और ये है कि नहीं लंबे समय तक रखना है, क्या होगा, लॉन्ग टर्म। और सबसे ख़ास बात, एक ही दिन मैंने रिलायंस के 1000 शेयर खरीदे, उसमें से मैंने कह दिया 400 तो है शॉर्ट टर्म के लिए, 600 है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी अलाउड है। क्लियर। अब इम्पॉर्टेंस क्यों है, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, सच इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड
एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स का जब बैलेंस शीट में वैल्यूएशन का टाइम आएगा तो इनको बैलेंस शीट में किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। एकदम स्टॉक वाला रूल है। हाँ, कहीं वहाँ स्टॉक में क्या वर्ड आता था, एनआरवी, यहाँ क्या वर्ड है, फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या अगले पेज लाइन पे लिखी है, फेयर वैल्यू मीन्स क्या लिखा है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, कुल मिला के वही एनआरवी है। तो अगर मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, वो शेयर खरीदे मैंने मान लीजिए 150 में, आज उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 152, बेच नहीं पाएगा, 5 रुपये का खर्चा, तो एनआरवी या फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 147। तो 150 में ख़रीदा, आज वैल्यू 147 चल रही है, वैल्यूएशन किस पे होगा, 147 पर। क्लियर। तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यूएशन कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस पे होगा। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, और नॉन करंट। हाँ, ये बीच में जो खाली जगह है ये बाद में भरवाऊँगा। क्या लिखा है भाई इसमें, देखिए, इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म। हो गया साहब, लॉन्ग टर्म बैलेंसिंग फिगर। अब आप कहेंगे करके ऐसा क्या उखाड़ लेंगे, तो वैल्यूएशन के लिए देखो कितना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। तो अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं इनको मैं बैलेंस शीट में कॉस्ट पे ही वैल्यू करूँगा। भले ही भाव कम हो गया है तो आप कहेंगे मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं इनको किस पे वैल्यू करूँगा, कॉस्ट पे। बट एक एक्सेप्शन है, क्या लिखा है, हाउएवर इफ डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू इज, अंडरलाइन करिएगा, अदर देन टेम्परेरी। अगर डिक्लाइन जो हुआ है शेयर के भाव में वो अदर देन टेम्परेरी है, अदर देन टेम्परेरी का मतलब परमानेंट। देखो भाई सुनो, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है अदर देन टेम्परेरी, और तीसरा होता है परमानेंट। तीनों में फ़र्क है। एक एग्जांपल, सुबह सुबह कितने लोग भागते दौड़ते आते हैं एकदम यूँ, गाड़ी फुल करे, लेट हो गए आज तो। कोई नहीं, एकदम सब आराम से आते हो, टाइम पे निकल जाते हो, हैं। हाँ, तो भागते दौड़ते आते हैं, मालूम है रिस्क क्या है। ठीक है। तो सपोज़ वो रिस्क से आपका सामना हुआ, ठीक है, पाँव में मोच आ गई, ठीक है, तो अब 2-3 दिन तक आप थोड़ा सा, ठीक है, डांस करते हुए चलोगे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट, कि डिसेबल हो गए हम टेम्परेरी। ठीक है। फ्रैक्चर हो गया, गई 4-5 महीने की, उसको क्या बोलोगे, अदर देन टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बचा ही नहीं। ठीक है। तो अदर देन टेम्परेरी और परमानेंट में फ़र्क समझ में आ गया। मेजर डिफरेंस है। ठीक है। तो आप समझिए, सी इंस्टीट्यूट में भी एक सिस्टम होता है, अगर आप वो क्या कहते हैं, चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं तो उसमें होता है अगले 2 अटेम्प्ट के लिए नहीं दे सकते एग्ज़ाम। एक होता है बस आप सीए नहीं कुछ और ही करो, ठीक है। तो परमानेंट वर्सेस अदर देन टेम्परेरी। तो यहाँ पे परमानेंट नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, अदर देन टेम्परेरी, ब्रैकेट में डिफाइन किया हुआ है, क्या, लॉन्ग टर्म। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ ना, मैंने ये शेयर खरीदा 150 में कॉस्ट, आज इसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हुई, मार्केट वैल्यू हो गई 140, और इसके लिए क्या लिखा है, ये डिक्लाइन कौन सा होना चाहिए, अदर देन टेम्परेरी। अगर आपका तो ये डिक्लाइन परमानेंट है, परमानेंट का मतलब ज़िंदगी में भाव वापस 140 से ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ी एक शेयर का भाव एक बार कम हो गया तब लाइफ लॉन्ग कभी नहीं आएगा। हाँ, अदर देन टेम्परेरी का मतलब टेम्परेरी पीरियड में, अगले महीने भर, 50 दिन, 100 दिन में तो ये भाव ऊपर नहीं आएगा, टाइम लगेगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट में हर रोज़ शेयर का भाव बढ़ता है, कम होता है, रीजंस हैं जी।
डिमांड सप्लाई, देखिए जो हर रोज़ कोई शेयर 2% बढ़ता है कम होता है वो नॉर्मल मार्केट ट्रेंड है। डिमांड सप्लाई, कभी मेरे को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, कम में बेचने को तैयार हूँ, कोई ख़रीदने वाला आ गया, कोई भाव में मिले मेरे को तो लेना ही लेना है, वो तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई। अब सपोज़ किसी कंपनी का एक ऐसा इवेंट सुनने में आया कि पता चला कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो एकदम से भाव बढ़ गया, ठीक है। या कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो एकदम से भाव क्या हो गया, कम हो गया। वो जो डिक्लाइन हुआ वो कौन सा वाला होगा, अदर देन टेम्परेरी। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, आपने कहा गया है, तो जब तक दूसरा प्रोडक्ट कोई नहीं आता है या कुछ और नहीं आता है या बैन नहीं हटता है, जब तक तो भाव बढ़ने वाला नहीं है। यानी कि कंपनी में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण वो प्राइस क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, और उस प्राइस को बढ़ने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो वो डिक्लाइन कौन सी है, अदर देन टेम्परेरी। बाकी शेयर बाजार में रोज़ कुछ ना कुछ भाव बढ़ता जाता है, कम जाता है, वो कौन सा हो गया, टेम्परेरी। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ देखता ही नहीं, कर टेम्परेरी है कि अदर देन टेम्परेरी। उसने तो एक ही रूल बना दिया, कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। इन्होंने कहा ओके 150 से 140 आया, भाव कम हुए। अब ये भाव जो कम हुए ये टेम्परेरी डिक्लाइन है, तो मैं वैल्यूएशन क्या करूँगा, कॉस्ट पे ही रखूँगा, 150 पे ही वैल्यू करूँगा। अगर ये अदर देन टेम्परेरी है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म डिक्लाइन है, तो फिर मैं इसका वैल्यूएशन किस पे कर दूंगा, 140 पे। इस मतलब दोनों में क्या फ़र्क हुआ, एक में तो कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, एक में डिक्लाइन कौन सा वाला होना चाहिए, अदर देन टेम्परेरी, तो ही ये लॉस प्रोवाइड होगा। क्योंकि देखिए 150 की चीज़ अगर मैं बैलेंस शीट में 140 पे लिखूँगा, हाँ तो कैसे होगा भाई, ये बैलेंस शीट में काट के 150 का 140 कर दो, बैलेंस शीट मिलेगी क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, P&L में 10 का, भाई इन्वेस्टमेंट खरीदा आपने 150 में, बैलेंस शीट में मैं जब कहता हूँ ना इसको 140 पे ही लिखना, ये नहीं ठीक है बैलेंस शीट हम बनाएंगे जब 140 लिख देंगे। जो चीज़ आपकी बुक्स में जिस वैल्यू पे है वही वैल्यू बैलेंस शीट या P&L में जाएगी, तभी बैलेंस शीट मिलेगी। भाई बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है, वो बैलेंस्ड होती है, डेबिट क्रेडिट। ये नहीं हमारी शीट है बैलेंस उठा देंगे, ठीक है, भाई 10 का फ़र्क आएगा बैलेंस शीट में। तो अगर भाव कम हुआ है तो मैं वो लॉस क्या करता हूँ, P&L में चार्ज करता हूँ। तो ये लॉस तभी चार्ज करना है जब ये अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन हो। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा है, इफ डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू इज अदर देन टेम्परेरी देन सच इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। अब अगला पैराग्राफ एक और चीज़ कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू इज टू बी डन फॉर ईच इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। नॉन करंट में आपने कहा मेरे पास 10 कंपनियों के शेयर हैं, रिलायंस के भी शेयर्स हैं, इन्फोसिस के भी हैं, TCS के भी हैं एंड सो ऑन। सबकी कॉस्ट है, सबकी मार्केट वैल्यू है, तो कंपैरिजन एक एक का देखना है या जोड़ लगा के देखना है, इंडिविजुअल बेसिस पे। आपने कहा रिलायंस मैंने ख़रीदा 10,000 में, इसकी मार्केट वैल्यू 8,000 है, यानी कि डिक्लाइन कौन सा हुआ, मान लो अदर देन टेम्परेरी वाला ही है, तो मैं इसका वैल्यूएशन किस पे करूँगा, 8,000, मतलब लॉस कितना प्रोवाइड होगा, 2,000। इन्फोसिस मैंने 20,000 में ख़रीदा, आज इसकी वैल्यू 21,000 है, तो मैं इसका वैल्यूएशन किस पे करूँगा, 20,000 पे। अब देखिए अगर मैं जोड़ के करूँ 30 और 29, तो वैल्यूएशन कितने पे होगा, 29। लॉस कितना चार्ज होगा, 1। इंडिविजुअली कर रहा हूँ तो इनकी जोड़ कितनी हो रही है, 28। फ़र्क समझ रहे हैं, जोड़ लगा करके विच एवर इज लेस करो, आंसर अलग आएगा, इंडिविजुअली करोगे आंसर अलग आएगा। एएस ने साफ साफ कह रखा है हर स्क्रिप्ट का अलग अलग कंपैरिजन होगा, जोड़ लगा के नहीं करना है। हाँ भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर। तो अगर मेरे पास 100 कंपनियों के शेयर हैं नॉन करंट वाले, एक एक कंपनी वाइज मुझे करना पड़ेगा, क्लियर, विच एवर इज लेस, जोड़ लगा करके विच एवर इज लेस करना अलाउड नहीं है। अब लॉन्ग टर्म है ये
4-5 साल तक पड़े रहेंगे। पहले साल 150 का 140 हुआ, ये अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन था, मैंने 140 पे वैल्यू कर दिया, 10 का घाटा आ गया। अगले साल फिर ये बैलेंस शीट में पहुंच रहे हैं, अभी तक नहीं बिके हैं। अब इस बार इनका भाव बढ़ के 147 हो चुका है। अब आपने कहा किस पे वैल्यू करूं भाई, 140 ही रखूं या वापस भाव बढ़ गया है तो 147 पे ले आऊं, ठीक है। और मान लीजिए 157 पहुंच गया है तो अब क्या करूं? तो देखो अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, सच इन्वेस्टमेंट्स आर रीस्टेटेड अप टू कॉस्ट when subsequent increase in market price is also other than temporary। मतलब लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, होता भी नहीं है ना, ठीक है, अपन ही परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो अब एएस कहता है कि भाव कम हुआ, अदर देन टेम्परेरी था, आपने लॉस प्रोवाइड किया, वापस भाव बढ़ा और वो इंक्रीज भी कौन सा है, अदर देन टेम्परेरी, तो आप वापस इसको बढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, अब आपने कहा 157 हो गया, 157 मत कर देना भाई, हाईएस्ट कहाँ तक जा सकते हो, 150 तक। हाँ, 147 है, वैल्यूएशन किस पे कर दोगे, 147, 150, 157 हो गया, वैल्यूएशन किस पे करोगे, 150 पे। यानी कि अब आप कहीं ऐसे कैसे, फिर प्रॉफिट आएगा ना अगले साल, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, मुझे रिवर्सल ऑफ लॉस, पिछले साल 10 का प्रोविजन बनाया, एक तरह से लॉस हुआ थोड़ी था, दिख रहा था घाटा हो रहा है, प्रोवाइड कर दिया। अब अगले साल पता चला वो घाटा नहीं हो रहा है, मैंने उसको वापस से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्लियर? तो नॉन करंट के लिए बड़ा स्पेसिफिक सा रूल है, कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, ब्लैंकेट नहीं है ये। फेयर वैल्यू अगर कम है तो कौन सी देखनी है, टेम्परेरी है कि अदर देन टेम्परेरी, अदर देन टेम्परेरी है, नीचे लेके आओगे। आने वाले सालों में वापस भाव बढ़ा, वो भाव बढ़ना भी कौन सा होना चाहिए, अदर देन टेम्परेरी, तो वापस इसको आप बढ़ा करके कहाँ तक ला सकते हो, अप टू कॉस्ट तक। क्लियर? और कंपैरिजन क्या होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे होगा। आपने कहा यहाँ तो नॉन करंट के लिए तो लिखा है इंडिविजुअल बेसिस, करंट में क्या करना है, क्या वो भी इंडिविजुअल बेसिस पे होगा या वो जोड़ लगा के कर सकते हैं? तो उसमें एएस कहता है हमारी तरफ से प्रेफरेंस तो है इंडिविजुअल बेसिस, पर अगर कोई कंपनी जोड़ लगा के करना चाहे मना नहीं है, पर वो जोड़ भी कंप्लीट जोड़ नहीं होगी, वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जोड़ लगानी पड़ेगी। जैसे शेयर्स अलग कर दिए, सारे शेयर्स की जोड़ लगाई विच एवर इज लेस, फिर डिबेंचर्स जोड़ लगाई विच एवर इज लेस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब ग्रुप वाइज हो सकता है, होता है ना भाई, एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पास होना, एक ग्रुप वाइज पास होना, एक पूरा इंटर में पास होना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट वाइज एक का। हाँ, सब्जेक्ट में क्वेश्चन वाइज नहीं है, आना क्वेश्चन 1 में भी इतने नंबर लाने ज़रूरी है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है, ठीक है। पर करंट में तो क्या है, ग्रुपिंग की जा सकती है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स। सिमिलर मतलब शेयर जोड़ लगा दिया, डिबेंचर जोड़ लगा लिया और विच एवर इज लेस कर दिया। आपने कहा मैं इसमें भी ऐसा ही करना चाहूँ तो इंडिविजुअल, एएस कहता है ये तो सबसे बढ़िया है। रीज़न, इंडिविजुअली करते हो ना तो जो लॉस है वो ज़्यादा आएगा, और ग्रुपिंग करोगे तो आपस में क्या हो जाता है, कॉम्पेंसेट हो जाता है, लॉस हमेशा क्या होगा, कम आएगा। पर करंट में चलता है, नॉन करंट में तो चलेगा ही नहीं। ऊपर आ जाओ, जो 3-4 लाइनें खींची हुई है ना करंट वाले में, वहाँ लिखो अब देखिए, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, comparison of cost and fair value should be done, comparison of cost and fair value should be done for each investment, comparison of cost and fair value should be done for each investment separately, for each investment separately, okay। तो कंपैरिजन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हाँ, however AS, हाँ AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो छोटा वाला एज मत लिख देना, कैपिटल A और S,
ठीक है, नहीं तो ए एस स्मॉल में लिख दोगे तो वो सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर ए एस परमिट्स ग्रुपिंग on basis of category of investments, on basis of category of investments, मतलब type of investment, basis of category of investments ब्रैकेट में for example shares, comma debentures, comma bonds। तो ये कैटेगरी वाइज के सारे शेयर इकट्ठे कर लो भाई, करंट वाले विच एवर इज लेस। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपने नोट्स में? रिक्लासिफिकेशन, ये बाद में पढ़ेंगे। अगला पेज, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर अकाउंटिंग। मतलब इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और एक इक्विटी शेयर्स। हाँ, कल अपन ने किसका डिस्कशन किया था? डिबेंचर्स वाला। कौन सी कैटेगरी का हुआ? फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला। उसकी एंट्रीज कल अपन ने डिस्कस की थी। अब देखिए उनकी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट। पहली एंट्री कौन सा? इन्वेस्टमेंट खरीदने की। हाँ, कल अपने आया ही था डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। हाँ, अपनी एंट्री में तो एग्जैक्ट नाम था कि डिबेंचर्स ऑफ क्या था भाई वो? एक्स लिमिटेड डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक। हाँ, ये वाला अमाउंट कौन सा होगा भाई? एक्स इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस। ये अमाउंट कौन सा होगा? अक्रूड इंटरेस्ट। और ये अमाउंट कौन सा होगा? कम इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस। मैं इन दोनों को जोड़ते हो, एक्स इंटरेस्ट में अगर ब्याज जोड़ता हूँ तो क्या आ जाता है? कम इंटरेस्ट। तो हाँ, अब इस नोट्स में थ्योरी में एंट्री क्या लिखी हुई है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। आप कहीं थ्योरी में तो यही लिखा है ना। अब क्वेश्चन में हमेशा नाम एक्स ही थोड़ी होगा, ए बी सी डी कुछ भी नाम हो सकता है। तो थ्योरी में तो अपन ने वो सिंबॉलिक एंट्री लिख दी है, ठीक है, जनरल एंट्री, कि जनरली ये एंट्री होगी। हाँ, मतलब वही प्रॉपर नेम से नहीं, कॉमन नेम से लिख दी है। अपने क्वेश्चन में तो क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट है उसी के नाम से एंट्री होगी। हाँ, वो अलग बात है, इस चैप्टर में आज तक इंस्टीट्यूट ने एंट्रीज तो नहीं पूछी है, वो लेजर अकाउंट पूछता है। तो ठीक है, आपको सीधा टू बैंक बाई बैंक वाला ही कॉलम में तो वही आना है, कि बैंक अकाउंट तो बनाना नहीं होगा। मुझे कौन सा अकाउंट बनाना होगा? इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट बनाऊँ जब तो बार बार लिखना पड़ेगा डिबेंचर ऑफ एक्स, डिबेंचर ऑफ एक्स। डिबेंचर अकाउंट में तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक बाई बैंक, टू पीएनएल बाई पीएनएल घाटे का वो जो है। पर खैर, एंट्री का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। हाँ, अभी अमाउंट वाला कॉलम जो है देखिए उसमें भरिए आप लोग। हाँ, इस एंट्री के सामने अमाउंट वाला कॉलम है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट कौन सा अमाउंट आएगा? ये लिखो इधर, एक्स इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस। समझ गए भाई? किताब के अंदर भरना है इन्वेस्टमेंट डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस। हाँ जी, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट कॉलम में भरिए, क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। और टू बैंक वाले में कौन सा अमाउंट आएगा? कम इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस। अच्छा, ये अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का देना पड़ेगा भाई? हाँ, शुरुआत एक ही जगह से होगी, लास्ट ड्यू डेट। कहाँ तक? जिस दिन एंट्री कर रहे हो, डेट ऑफ परचेज। तो अगली लाइनें खाली है, वहाँ पे लिखो भाई। हाँ, पहली एंट्री के बाद ये जो स्पेस है वहाँ पे लिखिए। ये सब किताब में लिखना है भाई, और पेंसिल वेंसिल कुछ नहीं, आप तो पेन चलाए रखो। पेंसिल तो कब स्कूल वालों ने 4th 5th में छुड़वा दी थी, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और गलत हो जाएगा तो काट के लिखेंगे तो एग्ज़ाम में रिवीजन में भी याद रहेगा। देखिए, गलती इतना ही हाँ करो कि खुद की गलती दिखती रहे बाद में रिवीजन के टाइम कि गलती ये की थी। क्या इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हाँ जी, क्यों देखिए 4-5 दिन बाद इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं घर पे जाके वापस लिख लूँगा। होमवर्क भी दूंगा ना मैं,
जिमन विमन सिर्फ सपनों में ही आएंगे थोड़े दिन बाद, हैं? हाँ, अभी तो वैसे भी ऑफ सीजन है। हाँ, ठीक है। हाँ, लिखिए भाई। हाँ, accrued interest is calculated. Accrued interest is calculated from कहाँ से कहाँ तक? लास्ट ड्यू डेट टिल डेट ऑफ परचेज। तो एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का होगा? लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ परचेज तक का। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और लिखो। हाँ, ये एक्सपेंसेस जो भी लगेंगे तो हमारे एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली कम इंटरेस्ट वाले में भी ऐड होंगे। लिखिए एक्सपेंसेस ब्रैकेट में। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ब्रोकरेज, टैक्सेस एक्सेट्रा। ब्रोकरेज, टैक्सेस एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। पेड ऑन परचेज, expenses paid on purchase will be added to X interest will be added to X interest cost। तो X इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, उसमें ये खर्चा क्या हो जाएगा भाई? ऐड हो जाएगा। तो ये पहली एंट्री हुई हमारे इन्वेस्टमेंट खरीदने की। तो सपोज अपने एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं, वो वाला कब 1 जनवरी को खरीदे थे ना, 31 दिसंबर को। हाँ, हमने 1000 डिबेंचर खरीदे, क्या रेट में? 90 रुपया एक्स इंटरेस्ट। तो कितना अमाउंट हो गया? 90,000। फिर इस पर एक्सपेंसेस आ गए, मान लीजिए 300 रुपये के। तो ये कितना हो गया? 90,300। साथ में ब्याज भी पे करना पड़ा, एक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का 12% के हिसाब से। हाँ, ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा? 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपया, 12% कितने महीने का? 3 महीने का। कितना आएगा? 3000। टोटल पेमेंट कितना हो गया? 93,300। तो डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा? 90,300। ब्याज जो दिया वो ब्याज के अकाउंट में, एंड टू बैंक कितना? 93,300। अब 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट आएगी अपनी 30 सितंबर की। ब्याज की ड्यू डेट थी या क्या था वो कल वाले क्वेश्चन में? मार्च और सितंबर था, बराबर। हाँ, आप कहेंगे उससे पहले 31 मार्च को ब्याज की ड्यू डेट आ जाएगी। हाँ, ब्याज आएगा अपने को। हाँ, कंपनी से कितने महीने का आएगा? लास्ट ड्यू डेट से इस ड्यू डेट तक। कंपनी क्या सिस्टम चलेगी? ड्यू डेट टू ड्यू डेट। बीच में कौन आए कौन गए वो सब आपस में लड़ते रहो। तो अब ब्याज आएगा लास्ट ड्यू डेट से इस ड्यू डेट, मतलब 6 महीने का ब्याज कंपनी से आएगा। हाँ, ये हमारे पास तभी आएगा अगर 31 मार्च तक इन इन्वेस्टमेंट को मैं रखता हूँ। उससे पहले अगर निपटा दिए हैं तो फिर ब्याज आने वाला नहीं है। हाँ, ब्याज कंपनी किस पे देगी? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय मी ऑन ड्यू डेट। तो अब ब्याज की एंट्री क्या हो जाएगी भाई? हाँ जी, तो ये एंट्री तो हो गई अपनी 1 जनवरी को। हाँ, 31 मार्च बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हाँ, इस एग्जांपल में 6,000 रुपये। तो सेकेंड एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है? ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट किताब में क्या है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसमें नीचे नोट लिखो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन face value. Interest will be received on face value of investments। हाँ, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है?
फेस वैल्यू से। आपने भले ही 100 रुपये का डिबेंचर 200 में खरीदा चाहे 50 रुपये में खरीदा, ब्याज जो है वो फेस वैल्यू 100 पे मिलेगा। शेयर्स में भी ऐसा ही होता है। इन्फोसिस ने कहा 400% डिविडेंड, आपने कहा फिर क्यों मैं सीए कर रहा हूँ, इन्फोसिस का शेयर खरीदूंगा 1500 में, 400% 6000 का डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है, फिर वो पैसा अगले दिन कहीं और लगा दूंगा। वो एक स्टोरी आई होगी ना भाई, उस सपने में राजा तक पहुंच जाता है, फिर एकदम से नींद खुलती है, हाँ मैं तो भिखारी हूँ। ओके, तो अंडरस्टैंड, अगर ऐसा होता हो 400% डिविडेंड, ठीक है, और सीधा 6000 रुपये, तो आप और मैं बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो ये काम करेंगे, पढ़ने का और पढ़ाने का, वही काम करेंगे। वो 400% देती है फेस वैल्यू पे, ठीक है। इन्फोसिस की फेस वैल्यू शायद 5 रुपया है, 5 रुपये का 400%, ठीक है, 1500 रुपये पे 20 रुपये आएगा। क्लियर? किसी कंपनी ने कहा हो 2000% डिविडेंड, पता चला फेस वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है, और भाव 1 लाख रुपया है। अब वो 2000% को 1 लाख पे 2000% नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वो रेट कहने में एकदम यूँ अच्छा अच्छा, आप कहीं ऐसा बोलते ही क्यों, फिर सीधा सीधा यही बोलो ना, वो बैठेगा नहीं ना। मैंने शेयर खरीदा कोई 100 रुपये में, आपने खरीदा 150 में, किसी और ने खरीदा 200 में, तो कॉस्ट पे कैसे रेट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए रेट हमेशा किस पे डिक्लेयर होगी, फेस वैल्यू पे। कंपनी भी ब्याज किस पे देगी डिबेंचर्स में, फेस वैल्यू पे। फिनिश। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आगे और लिखिए हेल्ड, हाँ, ऑन ड्यू डेट, जितने मेरे पास हैं उसी पे मिलेगा। कंपनी ने तो 1 लाख डिबेंचर इशू किए हैं, कंपनी तो ब्याज 1 लाख पे देगी, मेरे पास 100 डिबेंचर ही हैं, तो मुझे 100 डिबेंचर पे ही मिलेगा जितने मेरे पास हैं। हेल्ड ऑन ड्यू डेट लिखवा दिया भाई, हाँ। फिर आगे लिखे इट विल बी रिसीव्ड, इट विल बी कैलकुलेटेड लिख लो, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, लास्ट ड्यू डेट से इस ड्यू डेट तक। इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू दिस ड्यू डेट, लास्ट ड्यू डेट टू दिस ड्यू डेट, मतलब जो अपन एंट्री कर रहे हैं आज वाली दिस, ये भी तो ड्यू डेट के दिन ही कर रहे हैं ना, ठीक है, टिल डेट आज तक का। हाँ, कंपनी हमेशा ड्यू डेट टू ड्यू डेट चलेगी, आपने कब खरीदा बेचा उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट थर्ड एंट्री कौन सी है भाई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, सेल के वक्त कल अपन ने डिस्कस किया था पैसे आएंगे, एक तो पैसे किसके आएंगे, इन्वेस्टमेंट के, एक पैसा किसका लेंगे, ब्याज का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स। हाँ, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट का कौन सा पैसा आएगा भाई, एक्स इंटरेस्ट सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ये कौन सा पैसा आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये कौन सा पैसा हो गया, कम इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेस। हाँ, एंट्री में भरो भाई ये। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट, कम इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा अमाउंट, कम इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेस। एंड टू इन्वेस्टमेंट में कौन सा अमाउंट, एक्स इंटरेस्ट सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, एक्स इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेस। देखिए, खरीदते वक्त एक्स इंटरेस्ट कौन से वाला है, कॉस्ट है, बेचते वक्त एक्स इंटरेस्ट कौन सा है, सेल्स। भाई एक एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस है, एक एक्स इंटरेस्ट कौन सी है, सेल प्राइस, ओके। एंड टू इंटरेस्ट में कौन सा अमाउंट आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, पहली एंट्री में अक्रूड इंटरेस्ट के लिए क्या लिखवाया था मैंने, एक्स इंटरेस्ट सेल्स है ना, हाँ, एक्स इंटरेस्ट जो सेल्स प्राइस है माइनस एक्सपेंसेस, वो एक्स इंटरेस्ट क्या थी, कॉस्ट थी, ओके। ये एक्स इंटरेस्ट क्या है भाई, ये नहीं, आप ये नहीं मत पकड़ लेना, एक्स इंटरेस्ट का मतलब जो खरीदा था वो, भाई एक्स इंटरेस्ट प्राइस खरीदा था उस दिन खरीदने वाली भाव, बेच रहा हूँ उस दिन बेचने वाली, सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट वाली, ओके। तो सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट क्या चल रही थी, उसमें से एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ, अच्छा, पहले पॉइंट में एक्रूड इंटरेस्ट के लिए क्या लिखवाया था मैंने, एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का देना पड़ेगा, किसको देते हो ये,
जिससे खरीदते हो भाई, जिससे डिबेंचर खरीद रहे हो मतलब सेलर को देते हो। अब थर्ड एंट्री में सेलर कौन है? अपन है। तो अपन सामने वाले से ब्याज लेंगे कहाँ से कहाँ तक का? लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ सेल। क्लियर? मतलब रूल दोनों के लिए सेम होगा तभी तो हिसाब मिलेगा। तो लिखो भाई इसमें वापस वही एक्रूड इंटरेस्ट का। एक्रूड इंटरेस्ट, accrued interest is calculated from last due date. Accrued interest is calculated from last due date till date of sale. ठीक है? हाँ, बेचने में अगर खर्चा लगा है तो वो क्या होगा भाई? एक्स इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा। सो एक और पॉइंट लिख लो, एक्सपेंसेस incurred, expenses incurred on sale, expenses incurred on sale of investments will be deducted from X interest sales value, will be deducted from X interest sales value. ठीक है भाई? अब ये वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 जनवरी को ख़रीदा, 31 मार्च को ब्याज आया, 1 सितंबर को अपन ने बेचे। हाँ, तब 1 सितंबर को जब हमने बेचा, हमने सारे 1000 नहीं बेचे। ठीक है? तो 800 डिबेंचर बिकवा देता हूँ। 800 डिबेंचर 95 रुपये के हिसाब से बेचे। तो 800 इंटू 95 कितना होगा भाई? निकालो कैलकुलेटर पे। 76,000। हाँ, ये एक्स इंटरेस्ट भाव था, माइनस एक्सपेंसेस लग गया मान लीजिए 400 रुपये का, तो कितना बचा भाई? 75,600। हाँ, अब अक्रूड इंटरेस्ट कितना लूँगा भाई? 800 डिबेंचर हैं 100 रुपये वाले, 12%। हाँ, 1 सितंबर को बेचा है, कितने महीने का ब्याज लूँ? कैसे हुए भाई 6 महीने? कैलकुलेट कराओ। लास्ट ड्यू डेट क्या थी? 31 मार्च। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर है, 1 सितंबर। सितंबर नहीं लेना है? 5 महीने और 1 दिन। 5 महीने 1 दिन का, छोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रेस पीरियड। हाँ, सुन लो भाई, इस चैप्टर में अपन अब थोड़े बड़े हो गए ना, ये चिंदी काम नहीं करेंगे 1 दिन 2 दिन। हाँ, अपने लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर बराबर है। ठीक है, 1 दिन का हिसाब किताब नहीं रखेंगे। हाँ, 15 सितंबर हो जाए मत छोड़ देना। हाँ, वैसा आज तक क्वेश्चन आया नहीं कभी कि 15 सितंबर आ जाए वो आ जाए, यानी या तो 1 सितंबर होगी या 31 अगस्त होगी। कितने महीने का भाई? 5 महीने का ब्याज। कैलकुलेट करो भाई, 800 डिबेंचर पे 4000 रुपये। सही है? मेरे को नहीं मालूम, हाँ, मेरी मैथ्स कमज़ोर है इसीलिए मैंने कॉमर्स ली। अच्छा। आप मेरे भरोसे मत रहना, ऊपर लिखा हुआ भी है, सब आंसर अपनी रिस्क पर है। नहीं लिखा हुआ है क्या? अच्छा, वो पेंट कर दिया होगा, हैं? वापस लिखवा दूंगा। कैलकुलेटर अपने अपने जिम्मेदारी पे चलाएं और दूसरों पे विश्वास नहीं रखें। ठीक है? ये नहीं पड़ोसी ने कैलकुलेशन की है तो समझदार ही होगा। ठीक है? अच्छा, एक ख़ास बात क्या है मालूम है? एक पढ़ाई ही एक ऐसा एरिया है जहाँ आप दूसरों को भी समझदार मान लेते हो। नहीं नहीं, ये कह रहा है ठीक ही होगा, बाकी लाइफ में कहीं आ जाए, नहीं नहीं रहने दे, तू ज़्यादा समझता है क्या? ठीक है? तो वो रूल पढ़ाई में भी रखो, तू ज़्यादा समझता है क्या, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है।
ठीक है, और इसके लिए खुद को करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर वगैरह सब रोज़ लेके आया करो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए जी, तो अब हाँ, बैंक में कितने पैसे आएंगे भाई? एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्याज कितना? 79,600। 2 डिबेंचर्स ऑफ एक्स 75,600। 2 इंटरेस्ट 4,000। हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताइए, इसको बेचने पे फ़ायदा नुकसान कितना हुआ वो कैलकुलेट करके दो भाई। कोई 1000 खरीदे थे, 800 ही बेचे हैं, तो ये तो है नहीं भाई खेत के में खरीदे 90 300 में, बेचे कितने में? 75 600 में, हो गया एक घाटा। 200 पड़े भी तो हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रोपोर्शनेट। करो भाई, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। अच्छा, ये कैलकुलेशन देखो, आप सीए करो चाहे नहीं करो, ये तो रोज़ काम आएगी। घाटा नफ़ा तो निकालना आना ही चाहिए, वो तो साइंस वालों को भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, पेन ले, कॉपी में कुछ काटा पीटा करो तो आएगा। 3,000 है जी, 7,7360 एक पहला आंसर आया। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं अगली एंट्री क्या करूँगा? डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L। ठीक है भाई, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। हाँ, एक आंसर आया 7,360। 3,360 तीसरा आंसर। 2 ज़्यादा ठीक है। ऑप्शन तो 4 अच्छे लगते हैं हमेशा आपको। हाँ करो भाई, कैलकुलेशन क्या हो गया है, तो एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन है। घर वाले कल को टमाटर खरीदने भी भेज दे तो भाई कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि भाई। आपने कहा एक ठेले पे देखा 15 रुपये था, दूसरे अभी क्या चल रहा है टमाटर का भाव? कुछ महंगा हुआ था ना? है जी। हाँ, ये तो पता है ना, खरीदे कितने अपन ने डिबेंचर? 1,000। बेचे कितने? 200 अभी भी पड़े हैं। भाई घर वाला ने आपको बोला जा सब्जी लेके आ जा, आपने एक ठेले पे देखा वो सब्जी 20 रुपये किलो थी, अगले पे देखा 40 रुपये किलो थी, तो आपने दूसरे से पूछा तेरे को 20 में ला के दूध ले लेगा क्या? उसने कहा हाँ। आपने कहा यही धंधा कर लेते हैं। एक से ख़रीदा, दूसरे को बेचा, 10 किलो ख़रीदा, 8 किलो बेचा, 2 किलो घर ले आए। तो वो 8 किलो बेचने का फ़ायदा नुकसान तो निकालना आना चाहिए ना। हाँ, क्या हो गया? इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? आवाज़। हाँ, कितने लोग हैं? 3,360। बस 4 क्या था? 7,360। हाँ, बाकी लोग रेफर रोल नंबर दिस। बाकी लोग के भाई वो वाला ने उसने कह दिया है ना। हाँ, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट लॉस? हाँ, आप बता दो। पहले मतलब 1000 वो 90 था, 5 रुपये प्रॉफिट हो गया। 800 टू 5 400 खरीदते वक्त भी तो खर्चा लगा था, उसका हिसाब किताब कौन लेगा? 3,990। ये लो जी, एक और आंसर आया। हाँ, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, इसका सीए इंटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन पूछी है आपसे। चले अभी छोड़ो ये। 1000 डिबेंचर खरीदने की कॉस्ट कितनी है? 90,000 है या 90,300 है? 300 हाँ, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये 1000 डिबेंचर की कॉस्ट हो गई, उसमें से बेचे कितने? तो 800 की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर 1000 डिबेंचर की कॉस्ट 90,300 है तो 800 की कॉस्ट कितनी होगी? है जी, 72,240। क्लियर? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाली और क्या किया? अब 800 डिबेंचर की कॉस्ट ये हो गई। हाँ, 800 डिबेंचर बेचे कितने में? 79,600 में या 75,600 में?
आप कहेंगे बेचा, उसके लिए देखो वापस खाते में कितना अमाउंट गया 75,600। तो बेचा है 75,600 में, ख़रीदा कितने में था 72,240। प्रॉफिट कितना हुआ भाई 33। हाँ, अब जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनमें से कितने लोगों के यही आंसर था 3360? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए नहीं नहीं, उनके कोई आंसर ही नहीं था। कितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए थे और हाथ लेके आए हैं? भाई वो भी तो हो सकता है ना भाई कि हाथ हम तो लाए ही नहीं आज हैं। भाई थोड़ा हाथ का मूवमेंट चालू रखो तो एग्ज़ाम में लिखने में भी आराम रहेगा, नहीं तो उस वक्त भी हाथ नहीं चलेगा। फिर कुछ कैलकुलेशंस करो। वो कहते हैं ना भाई मुक्ति मरने से ही मिलती है, तो वैसे ही ठीक है, काम खुद को करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम में नहीं फिर आप इधर उधर ढूंढोगे, कह रहे सर नहीं दिख रहे हैं आज, स्टूडेंट दूसरे नहीं दिख रहे हैं जो कैलकुलेटर पे करके दे दें। चलिए जी, सो अब अपन बात कर रहे हैं दैट प्रॉफिट हो गया अपना, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट होगी। सिंपल है, 1000 खरीदे इतने में तो उसमें से 800 बेचे हैं, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल ली और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, ये वाली जो रेट है ना मेरी 90 रुपये और 95 रुपये, इस पर ध्यान नहीं देना है अगर खर्चे लग रहे हैं तो। हाँ, खर्चे अगर नहीं लग रहे होते तब तो 90, 95, 5 रुपये इंटू 800 डिबेंचर आप सीधा सीधा कह देते भाई 4000 का प्रॉफिट हुआ। हाँ, और ब्याज का जो पैसा आया दिया उसका हमारे परचेज सेल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा और ये प्रॉफिट लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L में। P&L मतलब एक बार प्रॉफिट लॉस ऑन सेल में जाएगा, अपन डी की एंट्री में सीधा क्या लिख देंगे? P&L अकाउंट। अब इसको एक और तरह से समझिए, अगर मैं इस डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बना लूँ, डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट, तो टू बैंक कितना लिखूँगा मैं? 90,000, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में तो ये आएगा ना, ये वाला तो कौन से अकाउंट में जाएगा? इंटरेस्ट वाले अकाउंट में। फिर बाई बैंक वापस बेचने का कितना पैसा आया भाई? तो समझिए ये अमाउंट आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन इन अमाउंट से तो होगी ही नहीं। ये अमाउंट प्रैक्टिकली मेरे इस चैप्टर में कोई काम का नहीं है, एक्सेप्ट एंट्री करनी पड़ जाए तो, अदरवाइज डिबेंचर अकाउंट में ही आएगा। फिर साथ में मैं अगर उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट बनाऊं तो उसमें भी क्या होगा भाई? खरीदते वक्त टू बैंक कितना पैसा दिया ब्याज का? 3000 रुपये। ड्यू डेट पे बाई बैंक कितना ब्याज आया? 6000। फिर बेचने पे फिर से बाई बैंक कितना ब्याज आया? 4000। ब्याज सीधा सीधा आ रहा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं, इसमें भी टू बैंक बाई बैंक। और जैसे ही बेचा आप कहेंगे इसका प्रॉफिट लॉस की एंट्री टू P&L कितना? 3360। अब इस लेजर का बैलेंस निकालो, तो इस लेजर का बैलेंस निकालो। अब डिबेंचर जो बचे हैं, बैलेंस क्यों बचेगा? क्योंकि डिबेंचर पड़े हैं अभी तक 18,060। चेक करो, 1000 डिबेंचर की कॉस्ट ये थी तो 200 की कितनी होती है? 1000 में से 800 बेच दिए, 200 बचे हैं, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट तो उसकी भी वही होनी चाहिए, अपने आप वही आएगा। कि आपने क्या किया? सेल वैल्यू लिखी, सामने प्रॉफिट लिख दिया। सेल और प्रॉफिट दोनों को एडजस्ट करो, नेट क्या बचता है? कॉस्ट। यही घाटा होता तो सेल लिखते, लॉस लिखता। सेल और लॉस की टोटल किसके बराबर होगी? कॉस्ट। भाई सेल माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट, या सेल प्लस लॉस इज कॉस्ट, तो अपने आप ये जो बैलेंस है वो भी अपने आप से ही आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया भाई? बेचने पे प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये कब हुआ भाई बेचने का काम? 1 सितंबर को। उसके बाद कौन सी तारीख आएगी? 30 सितंबर, वापस ड्यू डेट। उस वक्त ब्याज आएगा, कितने पे आएगा? हाँ, अपन तो अपना ही ध्यान रखना है। अपने को ब्याज 1000 पे मिलेगा, 800 पे मिलेगा या 200 पे? 200 पे ही मिलेगा, क्योंकि 800 अपन ने बेच दिए, जिसको बेचा है उसे 5 महीने का तो ले लिया। अब कंपनी उसको 6 महीने का देगी, अपने आप उसका 1 महीने का इनकम हो जाएगा। मुझे अब बचे हुए 200 पे ही ब्याज मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? लास्ट ड्यू डेट से इस ड्यू डेट तक। कितना ब्याज होगा भाई वो 200 डिबेंचर पे?
200 डिबेंचर 100 रुपये वाले 12%, कितने महीने का? 6 महीने का, 1200 रुपये का ब्याज आएगा। कैलकुलेटर कितने लोगों ने नहीं खरीदा है अभी तक? सब ने खरीद लिए हैं, और कौन लेके नहीं आए अभी तक? हाँ, तो घर से बाहर निकालो भाई, उनको भी थोड़ा घुमाओ। हाँ, और काम में लो कैलकुलेटर, ठीक है? ये नहीं वो कर रहा है ना पड़ोसी अपने, कहाँ इतनी माथा पच्ची करने की ज़रूरत है। सीए करने के बाद भी कौन सा मैं कैलकुलेटर के हाथ लगाऊंगा, ठीक है भाई? करने के बाद तो आप बहुत सारे काम नहीं करोगे, पर वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अंडरस्टैंड। अब वो 1200 रुपये का ब्याज फिर से आपको क्या होगा, सितंबर में मिल जाएगा। मैं इस लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर सकता हूँ बाई बैंक, कब? सितंबर 30 को 1200 रुपये का ब्याज आ गया। फिर अगले साल 31 मार्च में फिर ब्याज आता रहेगा, एंड सो ऑन। क्लियर? अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? अब इस एग्जाम्पल में तो मैंने, क्या टाइम हो गया? अच्छा टाइम हो गया आज, चलो कल कंटिन्यू करेंगे अब। हाँ, होमवर्क में कुछ नहीं करना है आपको, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है इस किताब में, कुछ नहीं, ठीक है?